Hello students, I hope you all are fine and you would be able to understand the whole content provided by me. So आज हम आपका चैप्टर नंबर 16 जो चल रहा है इश्यूज इन स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग, उसके अंदर हम प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से डिसीजन हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लेते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? एक प्रोडक्ट की वो स्टेजेस जिनसे वो गुजरता है अपने जन्म से लेकर जब तक वो मार्केट में एक्सेप्ट होना बंद हो जाता है तब तक। तो यानी जब एक प्रोडक्ट मार्केट में नया नया इंट्रोड्यूस होता है वो उसकी इन्फेंट स्टेज होती है। जैसे कोई बच्चा ग्रो होता है वैसे ही एक प्रोडक्ट भी ग्रो होता है। उस प्रोडक्ट को सबसे पहले जो स्टेज है जब वो मार्केट में ग्रो होता है तो उसे इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट उसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगती है, प्राइजेस भी उसके थोड़े कम होने लगते हैं। स्टार्टिंग में प्राइजेस हाई होते हैं, धीरे धीरे प्राइजेस कॉस्ट कम होने की वजह से कम होने लगते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ स्टेज होती है। जब प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में पूरे पीक सिचुएशन पर होती है, बहुत अधिक डिमांड होती है, यानी मैक्सिमम डिमांड जब मार्केट में होती है तो उसको हम सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है तो वो हमारी डिक्लाइन स्टेज आ जाती है, यानी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होने लगी है, अब लोग उसे थोड़ा कम पसंद करने लगे हैं, तो वो हमारी डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। ये होती है प्रोडक्ट की 4 लाइफ साइकिल स्टेजेस, यानी उसके प्रोडक्ट की जीवन अवस्था में 4 लाइफ साइकिल आती हैं। इसको आप एक राउंड सर्कल में एरो के थ्रू प्रेजेंट करके एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में शो कर सकते हो, सो योर आंसर वुड बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, फिलिप कोटलर के द्वारा दी गई एक सिंपल डेफिनेशन को आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है? इसको इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है। जब भी मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मार्केटिंग मैनेजर ये कोशिश करता है कि उस नए प्रोडक्ट की प्राइमरी डिमांड मार्केट में क्रिएट करे। वो प्राइमरी डिमांड को क्रिएट करने के लिए उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू करे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कराए, फिजिकल लोगों के घर घर जाकर पब्लिसिटी उसे करनी पड़े, ठीक है, अपने सेल्समैन को अवार्ड देने पड़े। तो प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए, कि अपने प्रोडक्ट को प्राइमरी तौर पर अपने कस्टमर्स को रेडी करे कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं इस स्टेजेस के अंदर, इन इंट्रोडक्शन स्टेज में वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, जो जब प्रोडक्ट हमारा नया होता है पब्लिक के लिए तो उसके प्रमोशनल एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एक मार्केटिंग मैनेजर है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो प्रोडक्ट जनरली लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो हम जल्दी से उसे पसंद नहीं करते, हम उसे खरीदने में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाते हैं, थोड़ा सा उसको खरीदना नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर होता है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज करेगा, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कराएगा या फिर उसके साथ फ्री गिफ्ट वाउचर्स निकालेगा, उसकी प्राइस थोड़े से कम रखे जाएंगे। इस वजह से पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसलिए जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा जो प्रोडक्ट के प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई। ठीक है, ड्यू टू हैवी एक्सपेंसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर हैवी एक्सपेंसेस होने की वजह से, और खर्चे भी बहुत ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट्स कभी कभी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट नेगेटिव बहुत लो भी होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, क्योंकि जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज है, इस स्टेज में प्रोडक्ट हमारा नया नया मार्केट में आया है, उसको लोग जानते नहीं है, तो हमें उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, दूसरा उसकी कॉस्ट भी अभी ज्यादा है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट काफी ज्यादा हमारे ऊपर आ रही है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अभी उतनी नहीं आ रही है क्योंकि हम प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इस वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम होते हैं या फिर नेगेटिव प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसेस
हमेशा हायर साइड पर ही होते हैं, क्योंकि हमारे उस स्टेज में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, कॉस्ट हाई क्यों होती है? क्योंकि उस समय पर हमारा आउटपुट कम होता है, यानी कि उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है, तो उतना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइसेस हमें कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइस हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि कोई भी नई मशीनरी के साथ डील करना, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी को सिखाना, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, इन सब चीज़ों पर काफ़ी खर्चा आता है, जो सारा प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड होता है, और इन सब चीज़ों की वजह से उसके प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, लो सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, इसमें सेल्स वॉल्यूम काफी कम होता है और प्रॉफिट्स भी ऑब्वियस सी बात है, जब सेल्स वॉल्यूम कम है तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी इस स्टेज में प्रोडक्ट, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो प्रोडक्ट जब जन्म लेता है, यानी जब भी कोई नया एंटरप्रेन्योर मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है तो वो उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर, और प्रॉफिट्स काफ़ी लो होते हैं या बहुत ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, हम कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये वो स्टेज है जिसमें प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और डिमांड हमारी लगातार बढ़ रही होती है। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा सेल में इंक्रीज देखा जाता है इसमें। ठीक है, कंपनी, क्योंकि सेल बढ़ने की वजह से कंपनी को डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे यूनिट को प्रोड्यूस करने हैं, आउटपुट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन का फायदा मिलने लग जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का, जिसको हम लागत की बचतें भी कहते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि अगर जितना आउटपुट कम अधिक प्रोड्यूस करोगे उतना ही कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, आउटपुट मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम आएगी, तो प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं इसके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट फॉलिंग एज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से, अब देखो हमारी फर्म का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहा है, हमारे प्रोडक्ट को देखते हुए सेम कॉम्पिटिटर्स भी वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाते हैं। अब क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से कम रखे हों, इसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स आने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से कम हमें करने पड़ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ सेल क्रू फ्रॉम द लार्ज प्रोडक्शन रन्स। हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलने लग जाता है क्योंकि हम लार्ज प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो कॉस्ट, मैंने आपको बताया, काफ़ी कम हो जाती है पर यूनिट कॉस्ट, इसकी वजह से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। ठीक है, प्रमोशन expenses increases to meet the customer needs and the competition। कस्टमर को अवेयर कराने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या नई स्पेसिफिकेशंस हैं, और कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए हमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस यानी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इन सब के खर्चे हमें बढ़ाने पड़ जाते हैं। अगर ग्रोथ स्टेज में हम अपने प्रोडक्ट पर प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर की डिमांड हमसे ज़्यादा हो जाए और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स एक्सपैंड रैपिडली। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के, पहले मान लीजिए हम 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे आउटलेट्स थे, सबसे पहले हम किसी शहर में सिर्फ 1 या 2 ही आउटलेट खोलते हैं, जब प्रोडक्ट की जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो जाती है वैसे वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से लोकेलिटी, कौन से एरिया में प्रोडक्ट की डिमांड मैक्सिमम है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के आउटलेट्स जो है वो उसी एरियाज में ओपन कर देते हैं। जैसे आपको पता हो कि हल्दीराम पहले फरीदाबाद में सिर्फ सरिता विहार में ही यानी दिल्ली में ही था, उसके बाद फिर वो जो हमारा जो आपका मॉल है
स्टेशन 1 मॉल आई थिंक, उसमें वो हल्दीराम्स आया ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। उसके बाद आज हल्दीराम जो है वो सेक्टर 15 में भी हल्दीराम की एक फ्रेंचाइजी ओपन हो गई है, क्योंकि पब्लिक को उसकी जो ई टेबल्स हैं उनकी डिमांड काफी ज्यादा पब्लिक में है। दैट्स वाई कि हल्दीराम ने अपने छोटे आउटलेट्स जो है वो फरीदाबाद में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ओपन कर दिए हैं। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन ऑफ अदर मार्केट सेगमेंट्स। ये आपको मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी समझाया था। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि मार्केट के अदर भागों पर कब्जा करने की कोशिश करना, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए एक एरिया में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो और आप चाहते हो कि दूसरे मार्केट एरिया में भी अपने प्रोडक्ट को बेचो, तो उस एरिया में घुसने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े से कम रखने पड़ेंगे। पेनिट्रेशन का यही मतलब होता है कि अपने प्राइसेस को कम रखकर किसी नए मार्केट एरिया में एंटर करना और अपने कॉम्पिटिटर्स को वहां से हटाना, ठीक है। तो जब भी हमारे प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होता है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जिस एरिया में हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके अलावा किसी ऐसे एरिया में भी पेनिट्रेशन पॉलिसी के थ्रू घुस जाएं जहां पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हैं और डिमांड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ स्टेज है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की सेकंड स्टेज है। इसके अंदर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं। उन कॉम्पिटिटर्स का सामना करने के लिए, पब्लिक को प्रोडक्ट से अवेयर कराने के लिए और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को मैक्सिमम करने के लिए हमें प्रोडक्ट के प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हमें मिलने लग जाता है बेनिफिट्स, क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज यूनिट्स की हो रही है जिसकी वजह से कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। सो दिस इज आवर ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी स्टेज, इसको हम सैचुरेशन स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ स्टेज को पास करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड मैक्सिमम होती है, यानी एक एक ऐसा पीक पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट की डिमांड है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हो ही नहीं सकती और इसके बाद सिर्फ डिक्लाइन स्टेज ही आ सकती है। इस स्टेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज के बाद, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स के आने से क्या होता है, वो हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट या थोड़ा मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आ गए, कस्टमर को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया और हमारे प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में जाने लग जाती है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स की वजह से जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है और उसे प्राइस को कम करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर प्राइसेस लगातार हम बढ़ा रहे हैं तब भी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। फॉलिंग प्राइसेस विल रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन्स, धीरे धीरे जैसे हम अपने प्राइस कम करेंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, अगर अभी भी हम हाई प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो एकदम से डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी, तो हमें धीरे धीरे प्राइस कम करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट शेयर हमारा कम होने लग जाता है, ठीक है। ये स्टेज जो है मैच्योरिटी स्टेज, दिस स्टेज लास्ट लॉन्गर देन मच द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज से लंबी चलती है मैच्योरिटी स्टेज, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की डिमांड एक पीक पर पहले पहुंचेगी और उसके बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी हमारा मैच्योरिटी स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर प्रोडक्ट में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो सिर्फ डिफरेंस किसके अंदर आता है, प्राइसेस के अंदर। किसी कॉम्पिटिटर के प्राइस थोड़े से कम होंगे और किसी कॉम्पिटिटर के प्राइस थोड़े से हाई होते हैं, ठीक है। डिस्कवर द प्रोडक्ट न्यू फीचर्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज डिजायर्ड बाय द मार्केट। इस स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज में, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मार्केटिंग ऑफिशियल्स होते हैं, उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्ट के नए नए फीचर्स, नए नए यूजेस को ढूंढे और प्रोडक्ट को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है, प्रोडक्ट की यूजेस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो सारे वेज हमें ढूंढने हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम ना हो और प्रॉफिट शेयर भी लगातार इंक्रीज हो जाए। The company increases their R&D budget for the market share.
जो कंपनी है उसका वो क्या करती है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस को लगातार बढ़ाने लग जाती है, ताकि पब्लिक को ताकि प्रोड्यूसर को ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट की कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशंस है जिसमें चेंज करने से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड जो है वो लगातार बनाई जा सकती है। तो हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, जिनको हम R&D एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दे इंक्रीज देयर एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड डील्स। इस स्टेज में क्या होता है, मेच्योरिटी स्टेज में हम क्या कर देते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज यानी एडवर्टाइजमेंट की जो हमारा स्पैन है उसको बढ़ा देते हैं और डील्स करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि डील्स करने से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहले से फिक्स हो जाता है कि कोई जो बायर है वो इतना प्रोडक्ट हमसे इस रेट में खरीदेगा ही खरीदेगा, इसलिए हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जो कि ग्रोथ स्टेज से काफी ज्यादा लंबी चलती है। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और मैच्योरिटी स्टेज पर एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाने के बाद प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ऑलरेडी आ जाते हैं और वो हमसे कम प्राइस कोट करते हैं, जिसकी वजह से हमें भी अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं और प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, न्यू वेज ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट ढूंढने लगते हैं और नए नए प्रोडक्ट को किस तरीके से मॉडिफाई करना है ये भी कोशिश करने लगते हैं, ताकि प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज मतलब जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड कम होती चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइन स्टेज। ठीक है। फाइनल जो स्टेज होता है, जो प्रोडक्ट की लास्ट स्टेज होती है, इसमें प्रोडक्ट अपनी डिमांड धीरे धीरे खो देता है और मार्केट से लुप्त होने की उसकी अवस्था आ जाती है। ठीक है। उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देख लीजिए। ठीक है। न्यू products are enter in the market and push out existing product from the market। जो नए नए प्रोडक्ट है, नए नए कॉम्पिटिटर्स हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट के अंदर आ जाते हैं और पुराने वाले जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट से रश अवे होना पड़ता है, उनको मार्केट से निकाल दिया जाता है उनके, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। Sale and the profits decline basically, so some of the firms exit from the market। सेल और प्रॉफिट्स, ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड कम हो गई तो सेल भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। उसकी वजह से कुछ फर्म्स जो है वो मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे जो कुछ फर्म्स हैं वो मार्केट में नहीं रहती और अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है। जो कुछ अदर रिमेनिंग फर्म्स हैं वो अपने कुछ सेगमेंट से एग्जिट ले लेती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत सारे एरिया में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन अगर डिक्लाइन स्टेज आ जाती है तो वो केवल सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऐसे प्रोडक्ट्स पर करना शुरू करेंगी जिनसे कि अभी भी प्रॉफिट हमारा आ रहा होता है। ठीक है। प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भले ही उन्हें कम करना पड़ जाता है, तब भी वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी डिमांड आ रही है, उसकी वजह से वो अपने प्राइस कम करती हैं और मार्केट में बने रहने की कोशिश करती हैं। ठीक है। कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट रिव्यू कमेटी को अपॉइंट करना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट ये ध्यान देती है कि कमेटीज क्या करेगी, रेगुलर सर्वे करेगी। ठीक है। पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर को स्टडी करती है और कंप्लेंट्स को देखती है। यानी पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा, उसके बाद उसका बाइंग बिहेवियर, खरीदने के बाद रिपीट यानी वो कितना बार बार हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, प्रोडक्ट को खरीदने से वो कितना सेटिस्फाई हुआ, उसकी क्या कंप्लेंट्स है, इन कंप्लेंट्स को कौन सुनेगा, जो हमने कमेटी अपॉइंट की होती है वो कमेटी इन कंप्लेंट्स को सुनती है और प्रोड्यूसर को जो है वो वैलिड सजेशंस देती है, ताकि प्रोडक्ट को मॉडिफाई और इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। द कमेटी में ऑल्सो गो फॉर द मार्केट एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस competing from products from some time to time and the committee makes the suggestion for well in advance modification। जो कमेटी है वो टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस की सलाह देती रहती है, मार्केट का सर्वे करती है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड किस वजह से कम हो रही है और उसका क्या रीजन है और उसको डिमांड को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। टाइम टू टाइम वो रिकमेंडेशंस देती है कमेटी प्रोड्यूसर्स को। ठीक है।
और न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट को ढूंढने की सलाह भी देती है। यानी एक प्रोडक्ट जो हम बना रहे थे उसके एक यूजेस नहीं बल्कि बहुत सारे अदर यूजेस भी हो सकते हैं। तो जो कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है वो कमेटी क्या करती है कि प्रोडक्ट मार्केट से बाहर ना निकले बल्कि उसे किसी अदर फॉर्म में यूज किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज आवर डिक्लाइन स्टेज। अगर इसको कंक्लूड करूं तो डिक्लाइन स्टेज वो स्टेज होती है जिस स्टेज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, सेल्स वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट में जाना पहचाना नहीं रहता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज से डिक्लाइन स्टेज में आने के बाद प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप कर देती हैं और वो सिर्फ मार्केट सेगमेंटेशन में ही वो कंपनी शो होती हैं, लेकिन मार्केट में अपना प्रोडक्ट जो है वो हटा लेती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि बने रहने देती हैं अपने प्रोडक्ट को, प्रमोशनल एक्टिविटीज को और अदर एक्सपेंडिचर को कम करती हैं, जिसकी वजह से लॉस होना उन्हें कम हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर कोई भी कस्टमर उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विलिंगनेस होता है तो दे आर रेडी टू सर्व देयर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर 4 stages of product life cycle, that is introduction stage, growth stage, maturity stage and the decline stage. ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं किसके ऊपर। दिस इज योर प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स हमने प्रोडक्ट मिक्स को कवर कर लिया है। प्रोडक्ट मिक्स वो था जिसके हम प्रोडक्ट की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को लेकर चलते हैं, किसी प्रोडक्ट के फीचर्स, डायमेंशंस, टाइप, प्राइस, साइज, क्वालिटी, फीचर, सारे प्रोडक्ट के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। अब प्राइस मिक्स पर हम आ जाते हैं। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स इंक्लूड्स ऑल दोज डिसीजंस जो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बट वेरी मच डिफिकल्ट टू टेक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्राइस ज्यादा आ गया तो डिमांड बिल्कुल नहीं आएगी, अगर प्राइस कम हो जाता है तो प्रॉफिट्स नहीं होंगे। सो इट इज वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर अ बिजनेसमैन टू टेक अ प्राइसिंग डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर। यानी कि ना तो वो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल हो और ना ही प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर के लिए प्राइस ऐसा हो जो कि उसकी कॉस्ट को रिकवर करे और कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स उसे प्रोवाइड करे, और कंज्यूमर के लिए प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि उसे यूटिलिटी प्रोवाइड करे, यानी उसको जो एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट के साथ उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। ठीक है, प्राइस मिक्स के अंदर ये फॉलोइंग डिसीजंस को हम इंक्लूड करते हैं, देख लेते हैं क्या। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसके अंदर हम ऑब्वियस सी बात है जो प्राइस मिक्स डिसीजंस होते हैं इसमें प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड डिसीजंस हम लोग लेते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कैसे डिटरमाइन करना है, कितना प्राइस रखना है, और प्रोडक्ट के जो प्राइस है क्या वो डिफरेंशिएट करेगा, यानी कि अलग अलग लोगों से क्या हम अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे या सिमिलर प्राइस सब लोगों से चार्ज करेंगे। ठीक है, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम प्रोडक्ट के ऊपर जैसे 10% ऑफ, 15% ऑफ, ये ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जैसे कि मान लीजिए जब आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो उसने आपको 20% डिस्काउंट दिया, इसके बाद मान लीजिए आप उससे कुछ 50 रुपीज, 10 रुपीज जो भी आप उससे रिलैक्सेशन ले लेते हो देने में, उसको आप क्या बोलते हो? कैश डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्रेडिट पॉलिसी। प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन में हमें क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन भी लेने होते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को क्रेडिट पर यानी उधार पर बेचेंगे तो क्या क्रेडिट टर्म्स रहेंगे, कितने टाइम पीरियड में कंज्यूमर को हमारा प्रोडक्ट के पैसे चुकाने होंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट हम उसे इशू करेंगे। ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट पर अगर कस्टमर ने हमें रिपे नहीं किया तो उससे हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो दीज आर द डिसीजन टेकन अंडर प्राइसिंग पॉलिसीज। ठीक है, क्रेडिट पीरियड एंड प्रोसीजर, जो भी हम प्राइसिंग पॉलिसी को डिटरमाइन करेंगे तो अपना प्राइसिंग पीरियड यानी क्रेडिट पीरियड भी डिटरमाइन करेंगे कि कितने टाइम के लिए हम उधार पर प्रोडक्ट को बेचेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम उधार के लिए प्रोडक्ट को देखेंगे कि कौन कंज्यूमर एलिजिबल है उधार लेने के लिए और कौन कंज्यूमर एलिजिबल नहीं है। सो ये सारे डिसीजन जो होते हैं जो
एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर ये सारे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर प्राइसिंग। एक जो एंटरप्रेन्योर है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस्ट को ही हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के बैंकरप्ट होने की सिचुएशन आ जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है। तो हमारा प्राइस कैसा होना चाहिए, कॉस्ट प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, इस तरीके का प्राइस हमें डिटरमाइन करना है। डिमांड, प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते समय उसकी डिमांड को ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी थोड़े से प्राइस इंक्रीज करने पर उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, तो हम हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो जिसके की बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, थोड़े से प्राइस बढ़ाने से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। जब भी हम अपने प्राइस को फिक्स करें तो हमें अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स के प्राइसेस को भी ध्यान में रखकर चलना है। अगर हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं तो हमें भी अपने प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारे प्रोडक्ट को इन्फीरियर समझेंगे और हमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही नहीं रिसीव होगा। लेकिन अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स ने प्रोडक्ट के प्राइसिंग बहुत कम रखे हैं या थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो उसमें दे रहा है, तो हमें भी उससे कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा या प्राइस कम रखना पड़ेगा, नहीं तो तब भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हाई इनकम ग्रुप के लिए है तो हम प्राइसेस हाई रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लो इनकम ग्रुप के लिए है तो हमें प्राइसेस थोड़े से कम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि वही लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे जिनके पास पैसा कम है, और अगर ऐसे में हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं तो वो लोग हमारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भी हमें ध्यान रखना है अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज को सेट करते समय। कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि हम इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर प्राइस फिक्सेशन लगा देती है कि इस प्राइस को ही सभी व्यक्ति चार्ज करेंगे, सभी प्रोड्यूसर्स लेंगे, और इससे ज़्यादा या इससे कम प्राइस कोई प्रोड्यूसर जो है वो चार्ज नहीं करेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स we have to kept in mind before we take the pricing decision. नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स वो मिक्स होता है जिसके अंदर हम किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी की तरफ ध्यान देते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या बहुत सारी एक्टिविटीज जब हम करते हैं कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रमोशन मिक्स। ठीक है। प्रमोशन मिक्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और हमारा, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे, तो वो प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार ट्राई करना की जरूर कोशिश करेंगे। अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ने लगती है। ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्रोडक्शन मिक्स के। फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। ये तो सबको पता है कि व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। जो भी हम टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ऐड देखते हैं, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में और आपके मल्टीमीडिया फॉर्म में, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एड्स। एड्स क्या है, एड एक प्रमोशनल एक्टिविटी है जो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी अच्छी अच्छी चीजें यानी गुड क्वालिटीज को जो है वो स्पेसिफाई करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है। जो भी जो सेलर होता है वो एक बायर को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, यानी जितनी इंफॉर्मेशन किसी यूजर को चाहिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतनी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगर कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है प्रोडक्ट के बारे में तो एडवर्टाइजमेंट को देखकर वो प्रोडक्ट की नॉलेज प्राप्त कर सकता है और प्रोडक्ट को खरीद सकता है। जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि पोटेंशियल बायर्स हैं, यानी जो अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन थ्रू द यूज ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्योंकि उनको भी अवेयरनेस हो जाती है तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। न्यूज़पेपर, जर्नल्स हो सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है,
टेलीविजन हो सकते हैं, सिनेमा हो सकता है, मैगजीन्स भी हो सकता है। यानी अब जब आप कहीं हॉल में मूवी देखने जाते हो तो बीच में मूवी में कुछ कुछ ऐड आती है ना, सो दिस इज योर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हो तो बहुत सारी एड्स दिखाई देती हैं, जब भी आप रेडियो पर कोई कार्यक्रम सुनते हो तभी भी बीच में बहुत सारी एड्स आ जाती हैं। तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्म ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को चुनते समय कि वो कौन से तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रवृत्ति का है, क्या वो ऐसा है ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लग्जरी आइटम है, उसके बाद क्या वो आपका डेली यूज आइटम है, पेरिशेबल आइटम है। अगर आपका वो लग्जरी प्रोडक्ट है तो हमें प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ सिनेमा हॉल्स में, न्यूज़पेपर्स में ही देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो अमीर लोग हैं अगर वो मूवी थिएटर्स में है, न्यूज़पेपर्स को रीड कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कॉस्ट ऑफ मीडिया को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी एडवर्टाइजमेंट का चैनल हम चुन रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हम चुन लेते हैं तो उससे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हम प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते, मतलब नहीं खरीद पाएगा वो कंज्यूमर जो है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग मीडियम ऑफ कंपीटिंग फर्म्स, यानी जो भी हम प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी स्ट्रेटजी चुन रहे हैं वो स्ट्रेटजी को चूज करते समय हमें कॉम्पिटिटिव फर्म्स की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर वो एडवर्टाइजमेंट पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं कर रहे तो हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस से भी अपने प्रोडक्ट को, पब्लिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के वो देख लेते हैं। पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करते हैं जो हमारे लिए प्रोडक्ट की एड बनाते हैं, उसकी टाइमिंग सेट करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, बेचते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज योर इम्पर्सनल, ये एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन का एक इम्पर्सनल चैनल है। इसके अंदर जो हमारा बायर और सेलर होता है उनका फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, वो आमने सामने नहीं होते बल्कि दूर दराज से में बैठकर भी हमारे वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को आराम से देख सकते हैं। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर जो बायर जो सेलर है वो बायर के सामने कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत लास्ट में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो चाहता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली आए। ठीक है, यानी कि जो हमारा आमने सामने नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाकर ही हम प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फास्ट एंड मास कम्युनिकेशन, जब भी हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो मासिव लेवल पर करते हैं। मान लीजिए हमने टीवी पर कोई ऐड दी तो एक लोग, हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो ऐड नहीं करेंगे बल्कि पूरे मास लेवल पर हम वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल एरिया इसका बहुत ज्यादा वास्ट होता है। अब ये हमने देखा क्या, हम कर रहे हैं प्रमोशन मिक्स जिसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें है एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया है, फीचर्स और फैक्टर्स। नेक्स्ट इज हमारा मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या लाभ हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के वो देख लेते हैं। मास रीच, ऑब्वियसली बात है जब भी हम कोई प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसकी रीच जो है वो मास लेवल पर होती है, यानी टीवी में कोई ऐड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 परिवार ही देखेंगे, अगर बहुत सारे परिवार एडवर्टाइजमेंट को एक साथ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के लूप होल्स के बारे में पता चलता है, बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट की कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि कंज्यूमर्स को नहीं पता, वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कन्वे किया जा सकता है जिससे कंज्यूमर क्या है, सेटिस्फाई होता है। एक्सप्रेसिवनेस, जब भी हम एड्स बनाते हैं तो इस तरीके से बनाई जाती है कि एक्सप्रेसिव हो ताकि यूजर हमारे से प्रभावित हो और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट हो। इकोनॉमी, जब भी हमें एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो हमें ये इकोनॉमिक मेथड ऑफ पब्लिसिटी है क्योंकि इससे बड़े लेवल पर कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में जब हम टीवी में ऐड दे रहे हैं तो कुछ लोग ही वो ऐड देखेंगे, बहुत सारे मास लेवल पर वो ऐड होती है, इसलिए ये चीपर मेथड ऑफ पब्लिसिटी है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है एडवर्टाइजमेंट की वो देख लेते हैं।
नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें जो बायर है और जो सेलर है दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, सिर्फ एक मीडियम ऑफ चैनल के थ्रू ही हम अपनी बात को कह सकते हैं, इसलिए कभी कभी ये इम्पर्सनल भी हो जाता है। नेक्स्ट इज नो फीडबैक, जो प्रोड्यूसर है उसको अपने कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वो देखता है और प्रोडक्ट को खरीदने नियरेस्ट आउटलेट पे चले जाते हैं। इससे हमारे जो कंज्यूमर है उसको, मतलब जो हमारे बायर है, जो सेलर है, उसको हमारा फीडबैक नहीं मिल पाता कि वो प्रोडक्ट से कंज्यूमर कितना हद तक सेटिस्फाइड है और कितने हद तक सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं रहती, यानी जो ऐड एक बार बन गई वही ऐड कुछ लंबे समय तक हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐड बनाना अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेस है, एक टाइम टेकन प्रोसेस है, इसलिए बार बार ऐड को चेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज योर लेस इफेक्टिव, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट लेस इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और हम एक दूसरे को सुनकर, देखकर, समझकर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर लिमिटेशंस एंड द मेरिट्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर प्रमोशन मिक्स के अंदर जो है वो पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत विक्रय जिसको हम बोलते हैं। पर्सनल और सेलिंग के अंदर बायर्स और सेलर फेस टू फेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जो बायर होता है वो सेलर से क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और जो सेलर है वो उसकी क्वेरी को साथ के साथ सुलझाता है, उसे प्रोडक्ट को सारी स्पेसिफिकेशंस बताता है, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट भी करता है, उसे अपने प्रोडक्ट से प्रभावित करता है और उसे मोटिवेट करेगा कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। सेलिंग के अंदर डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन होने की वजह से जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता है बायर के आगे, ताकि वो उसके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह से जांच और समझ ले। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। पर्सनल होता है, और मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके अंदर पर्सनल टच बना रहता है। नेक्स्ट, डेवलपिंग रिलेशनशिप्स बायर्स और सेलर्स के बीच में, क्योंकि वो उसके सारे डाउट क्लियर करता है, प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल एक अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, जो कि फ्यूचर में भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन है ये, इसमें रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता। जब भी हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू, तो हम ओरली ही अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, रिटन फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे। क्विक रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि सेलर बायर को हमारा प्रोडक्ट कितना पसंद आया है और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में कितना इंटरेस्टेड है भी या नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लो स्पीड, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि बायर्स और सेलर्स आमने सामने आते हैं, एक एक बायर के अकॉर्डिंग ही सेलर अपनी जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई करता है, उसे समझाता है और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रभावित करता है, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसकी इसीलिए इसके अंदर स्पीड थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग के क्या एडवांटेजेस होंगे। टाइम, इसमें टाइम जो है पर्सनल सेलिंग में एडवांटेजेस में दिखा रखा है, यानी टाइम इसमें कम लगता है क्योंकि हम जो हमारा अब इस आप कुछ पॉइंट्स आपके एडवांटेजेस में भी रहेंगे सेम और कुछ डिसएडवांटेजेस में भी रहेंगे। डिफरेंस इज दैट कि आपको सिर्फ जो क्लैरिफिकेशन उसका देना है उसमें आपको डिफरेंस करना है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि इसके अंदर टाइम टेकन प्रोसेस है ये, लेकिन यहाँ पर हम बेनिफिट्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हमें व्यक्तिगत रूप से सेवर कस्टमर के डाउट्स को दूर करना है और प्रोडक्ट के बारे में उसे समझाना है, तो हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए इसमें टाइम जो है वो कम लगता है। पर्सन, यानी कि हमें इसके अंदर ज्यादा सेल्स पर्सनल हायर करने की जरूरत है, जो कि लोग उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे। लोकेट पोटेंशियल बायर, जिस एरिया में प्रोड्यूसर को ये लगता है कि पोटेंशियल बायर्स ज्यादा है, उसी एरिया में वो अपनी सेल्स फोर्स को भेजता है और उनके थ्रू वो अपनी डिमांड को जनरेट करने की कोशिश करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है पर्सनल सेलिंग के, एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पर्सन को हम हायर करते हैं जो कि घर घर जाकर या लोगों को अपने आउटलेट्स पे बुलाकर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिससे कि उनको सैलरी देना पड़ेगा, उसके बाद आपके और अदर खर्चे उठाने पड़ेंगे
जिसकी वजह से ये काफी एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूम, देखो मैंने आपको बेनिफिट्स में भी टाइम कंज्यूमिंग लिखवाया है और लिमिटेशंस में भी। ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो गया क्योंकि एक एक कस्टमर को कन्विंस करना, उसके डाउट्स लेना, उसे मोटिवेट करना, ये अपने आप में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दिस इज योर पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? जब हम कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करके अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्री सैंपल्स दे देना, उसे डायरी कैलेंडर बांट देना, उसके बाद उसके लिए कुछ अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना। ठीक है, जो भी ऑल अदर मेजर्स हैं एक्सेप्ट एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, उसको हम सेल्स प्रमोशन में डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि ये टेम्परेरी एग्जाम्पल में होते हैं। गिफ्ट देना, फैसिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, मान लीजिए हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, लेकिन ये सभी कस्टमर्स के लिए नहीं, केवल कुछ कस्टमर्स के लिए ही होता है। फॉल इन प्राइसेस, कुछ समय के लिए हम अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट, यानी कि कभी कभी हम लॉटरी कॉन्टेस्ट या फिर कंज्यूमर का कॉन्टेस्ट भी निकालते हैं, जिसमें हम उन्हें कोई गेम खिलाते हैं, जो जीतता है हम उसे फ्री सैंपल ऑफ गिफ्ट के तौर पर हम उसे प्रोडक्ट को दे देते हैं। एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, कंज्यूमर्स के लिए कभी कभी हम मेला, प्रदर्शनी, एग्जीबिशंस लगाते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्राइस हम कम रखते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, उसे खरीदें और लास्ट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो काफी बढ़ जाए। ठीक है, कूपन सिस्टम, कभी कभी हम किसी चीज को खरीदने पर कूपन्स हमें इशू कर देते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ताकि उन्हें उनके पास वो कूपन्स होंगे तो वो दोबारा हमारे शॉप पर आएंगे शॉपिंग करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल एक्सेट्रा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट आइटम्स हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो ऐसे सभी मेजर्स को हम सेल्स प्रमोशन में लिखेंगे, जो कि एडवर्टाइजमेंट के अलावा, पर्सनल सेलिंग के अलावा और पब्लिसिटी के अलावा जो भी हम सेल्स को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज करते हैं, उनको हम किस में डालते हैं? सेल्स प्रमोशन में। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्या होता है? जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी कस्टमर को अवेयर कराने के लिए, ठीक है, जब भी हमारा जो प्रोड्यूसर है वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो भी हमारा मिडल मैन है, जैसे कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, बुक सेलर है, होलसेलर है, वो अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगा रहा है पैम्पलेट्स छपवा कर, डोर टू डोर कैंपेन करके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पब्लिसिटी। ठीक है, प्रोड्यूसर को इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करना है, लेकिन जो हमारा बीच का मिडल मैन है वो इस खर्चों को बियर करता है, ताकि वो अपना शेयर को इंक्रीज कर सके और प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा आ सके। कस्टमर का इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा आता है, क्योंकि जो लोकल हमारे सेलर्स होते हैं वो कभी कभी कस्टमर्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए, हो सकता है उसके साथ कुछ कैलेंडर्स इशू कर दें, और अगर दुकान पर वो कोई चीज और खरीदने आता है तो वो उसे किसी और चीज के बारे में अवेयर भी करा देता है। तो ये क्या क्या कहलाता है? मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। लेकिन ध्यान देना, ये प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं किया जाता, ये किया जाता है किसके द्वारा? सिर्फ जो मिडिल मैन हमारे होते हैं उनके द्वारा। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपका प्लेस मिक्स को डिस्कस करेंगे, और जो इसका चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो प्रिपेयर योर नोट्स, try to mention the grammatical form of your explanation, diagrammatical forms of your point in your exam. This will be very beneficial in securing the good marks. Okay, thank you students, keep learning.